नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे पे आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हमारे इस शो पर पहली बार हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं डीके सिंह। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू। हमने दर्शकों को बता दूं कि अब हमने देखा कि पिछला हफ्ता चूँकि काफ़ी न्यूज़ी रहा, स्पेशली अगर हम राजनीति को देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर ज़ोरों शोरों से चर्चा चालू है। सीएए के रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, नए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हो गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा डेटा है वो सार्वजनिक हो गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों से जुड़े हमें कई सारे सवाल आए थे और आज इस एपिसोड में उन सवालों का जवाब डीके देंगे। तो चलिए शुरुआत करें शो की डीके। चलिए सबसे पहला सवाल लूँगी नेहा वर्मा का, हमारी मेंबर हैं, पूछ रही हैं कि उनका सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके है कि इनको लेके आई इरेगुलरिटीज़ के आने वाले लोकसभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डिपेंड करता है कि पब्लिक डोमेन में क्या निकल के आता है। जी जी। अभी तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि उसमें कोई करप्शन हुआ। अभी केवल ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग है, ठीक है। अभी से नहीं, बहुत पहले से होती आ रही है वो। जी। तो जनता में ऐसा कुछ क्यूरोसिटी है, लेकिन ये कहना है कि किस पार्टी ने कुछ गड़बड़ किया नहीं किया, कहना मुश्किल है। हाँ, बाद में अगर ये निकल के आता है कि इस कंपनी ने इस पार्टी को ये दिया, सपोज अगर रूलिंग पार्टी को इस कंपनी ने ये दिया, बदले में ये डिसीजन लिया गया उस कंपनी के लिए, अगर एक वो करप्शन वाला कहीं पे आता है तो शायद जनता सोचेगी कि इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन केवल यही बात कि कंपनीज ने रूलिंग पार्टी को ज़्यादा दिया, अपोजिशन पार्टी जो कम दिया, अगर केवल वहीं तक अगर डिबेट लिमिट होता है तो मेरे ख्याल से जनता पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। जी। और डीके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने बोला, ये जो है कि किस पार्टी को किससे मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो मेरे ख्याल से अभी इन्फॉर्मेशन आने वाला है ना। देखिए, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जब सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सब हो रहा है, अभी फिर से डायरेक्शन इन्होंने दिया है, 19 को सुनेंगे। ये जो हेजिटेशन है ना एसबीआई और ईसीआई का सारा देना, इन्होंने क्या किया है अभी तक, जो एसबीआई ने दिया ईसीआई को, जो कि पब्लिक डोमेन में आया है। जी जी। 2 सेट्स हैं। एक सेट में डेट दिया हुआ है कि किस कंपनी ने किस डेट को कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। जी जी। दूसरा सेट में है कि किस डेट को किस पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम किया, भजाया उसको। जी जी। लेकिन किस कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गया ये पता नहीं चलेगा उस डेटा को देख के। उसके लिए जो कोड, जो बॉन्ड का जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होता है, उसमें नंबर, वो नंबर जब देगी एसबीआई, तब आप मैच कर सकते हैं। अच्छा, इस बॉन्ड का ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ये नंबर का बॉन्ड किस पार्टी ने खरीदा। जी जी। तब उस कंपनी से आप उस पार्टी को लिंक कर सकते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तो अभी का डेटा का कोई मतलब नहीं है। अभी केवल इतना ही है, अच्छा इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़ इस कंपनी ने दिए और उस पार्टी ने इतने 100 करोड़ 1000 करोड़ लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में। जी जी। कंपनी और पार्टी का कोई लिंक अभी तक नहीं हो रहा है। वो एसबीआई ने दिया नहीं, अब कोर्ट इस पे नाराज दिख रही है। अब देखते हैं हमारा आगे क्या होता है। जी। चलिए अगला सवाल लूंगी सत्यम का। हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे नमस्कार अपूर्वा मैम और डीके सर, आपको भी नमस्कार। बोल रहे मुझे अच्छा लगा कि डीके सर ये शो में आए हैं क्योंकि इनका पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे बहुत यूनिक और अच्छा लगता है। मेरा सवाल ये है कि ये जो ड्रामा एसबीआई कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स शेयर करने में, उससे तो ये साफ है कि बीजेपी सरकार हर हाल में अपनी इमेज बनाना चाहती है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 2024 का इलेक्शन जीत जाएगी, चाहे वो कुछ भी देश में कर ले। आपके हिसाब से क्या ये बात अब और भी क्लियर नहीं हो गया है कि केंद्र सरकार सारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को अब इंडिपेंडेंट नहीं रहने दी है, चाहे वो ईसीआई हो या कैग हो या एसबीआई ही क्यों ना हो। और डीके सर, कांग्रेस पार्टी ये पूरा एसबीआई का जो एपिसोड हुआ है उस पर अग्रेसिवली क्यों कैंपेन नहीं कर रही है? क्या मेरा मानना सही नहीं कि राहुल गांधी मंगल ग्रह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे सही मुद्दे को छोड़ के कभी 100% रिजर्वेशन या कभी कास्ट सेंसस या कभी अमेरिका में आके ट्रक चलाएंगे आदि पर फोकस करते हैं? आखिर राहुल गांधी का इतना घमंड किस चीज़ का है, जबकि 2014 के बाद मोदी जी ने उनका लुटिया पूरी तरह डुबा दिया है? देखिए, इसके 3 पार्ट्स हैं सवाल में। अगर एक इनका ये कहना है क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि कुछ भी कर ले। अब कुछ भी कर ले इस बात पे तो मैं नहीं कहूँगा, ये ओपिनियन हो जाएगा मेरा। जी। लेकिन हाँ, बीजेपी कॉन्फिडेंट है। वो
सारा उनका जो अब थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा कि इस पार्टी को भी इतना सीट दे रहे हैं, उससे भी अलायंस कर रहे हैं, वो है कि कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना सीट वो। लेकिन वापस पावर में आ रही है, ये तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है और तो अपोजिशन भी कॉन्फिडेंट ही दिख रही है इसके बारे में। दूसरा इनका है इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो एसबीआई ने ऐसा क्यों किया। ये सही में एक बहुत ही मुश्किल है इसको कहना कि आपको जो कोर्ट से डायरेक्शन मिला, आप पहले कहते हो कि नहीं 30 जून तक हम दे पाएंगे बिकॉज हम मैच नहीं कर सकते। एसबीआई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपके पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है जी। आपको इतना लंबा क्यों चाहिए 29 तक? इलेक्शन के पहले आप चाह रहे हो कि ये डेटा नहीं है, बिना मतलब कि एक शुभा एक डाउट क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में कि एसबीआई देने को क्यों नहीं तैयार है। जी। फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया, फिर इन्होंने वो कोड नहीं दिया जिससे पता चले किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर ही इन्होंने नहीं दिया है ईसीआई को। तो इससे थोड़ा सा लगता तो ये क्या कर रहे हैं। अब ईसीआई फिर आपको कह रही है कि 18-19 का जो है हम नहीं दे सकते आपका डेटा, क्योंकि कोर्ट ने हमसे मांगा था, हमने सील और एनवेलप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए, हमारे पास कोई कॉपी ही नहीं है। जी। अब बहुत हास्यास्पद बातें हैं ऐसे कहने कि हमारे पास कॉपी नहीं है, कोर्ट को ओरिजिनल दे दिया और इसीलिए हम नहीं दे सकते जनता को। जी जी। और वो ठीक 2019 इलेक्शन के पहले वाला डेटा है वो। अब कोर्ट का फिर से डायरेक्शन इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन इतना हेजिटेशन क्यों है? उसमें दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंस, ईसीआई हो या एसबीआई हो, जैसे भी बातें कर रहे हैं, देखिए ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन भी वो लोगों से बनता है, जो उस इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं उसके थ्रू इंस्टीट्यूशन बनता है जी। और ये नहीं है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही इंस्टीट्यूशन दबाव में है। जब भी आप देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है तो इंस्टीट्यूशन अंदर प्रेशर आ ही जाता है। आप तो लॉ की आप मतलब स्कॉलर हैं, आपको याद होगा अब जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी को कन्विक्ट कर दिया था और उनका इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा एक वो भी थे। फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जब इमरजेंसी के बाद आया तो 5 जज बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट था, पर जजमेंट ने अपने फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड किए थे उसको आपने सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट को उसमें। जी। उसमें भी आचार खन्ना थे, उन्होंने उसको अपोज किया। जी। तो इंस्टीट्यूशन में कौन है ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीएन सेशन थे, चंद्रशेखर गवर्नमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उससे भी सरकार ही अपॉइंट करती थी। लेकिन आपने देखा सेशन ने कितना कुछ चेंज किया। अशोक लवासा आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, मोदी गवर्नमेंट के ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए हुए हैं वो जी जी थे। और आपने देखा कि 2019 में इन्होंने जब डिसेंट नो देना शुरू किया कि मोदी और अमित शाह ने के खिलाफ ये था कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किया है, इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दिया, इन्होंने अपना डिसेंट नो दिया, ये चाहे डिसेंट नोट पब्लिक करो मेरा, ये लोग नहीं माने। फाइनली उसके बाद आपने देखा कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ को एक इनकम टैक्स नोटिस भी चला गया, लेकिन फिर अगले साल फिर वो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए और मामला खत्म हो गया। जी। लेकिन फिर एक लवासा ने एक स्टैंड लिया, इसी सरकार के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर थे वो। विनोद राय की बात करें जो सीएजी थे, इन्होंने सीएजी की ही बात की है। अब विनोद राय भी यूपीए गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए सीएजी थे। अब कितना कुछ करके चले गए, खैर बाद में बहुत सारे लोग उन पे अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आप किसी को फेवर कर रहे थे जी। लेकिन एक बार जब सीएजी हो गया तो आप स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं। विनोद राय ने लिया, सही लिया गलत लिया इसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स पे जो लोग चलाते हैं इंस्टीट्यूशन पे, वो कोर्ट हो या ईसीआई हो सीएजी हो, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कितना स्पाइन शो कर पाते हैं और जो ओथ लेते हैं वो जिस काम के लिए उस पे कमिटेड हैं या वो बेसिकली आप उनका कुछ दूसरा इंटरेस्ट आ जाता है। जी जी। और तीसरा इनका तीसरा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंगल ग्रह पे कह रहे हैं, देखिए ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये कांग्रेस के कैंपेन में इशू है, राहुल गांधी के कैंपेन में इशू है कि सब कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव के बीच में आप उधर नॉर्थ ईस्ट चले गए, वहाँ से अलग अलग कहीं कहीं घूम रहे हैं, आपको यहाँ रह के आप जब कमांडर हो, जो प्रशांत किशोर भी कहते हैं पोल स्ट्रेटेजिस्ट है, कि आप कमांडर हो तो आप सेंटर में बैठ के आप देखोगे कहाँ क्या हो रहा है। आप एक दूसरी धुन में अब चले जा रहे हैं, मतलब बीच में यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बीच में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कुछ बोल दिया, चल गया। आप जिस तरह के मुद्दे ले रहे हो, अब जैसे कास्ट सेंसस की बात जी, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप रिसोर्सेज का एलोकेशन कास्ट वाइज करोगे क्या, या फिर अगर आपको लगता है कि इससे यूथ अभी का बहुत फैसिनेटेड होगा, क्योंकि कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ था मंडल कमीशन से,
तो इनको दोबारा से उसको एक नया जामा दे के आप कहो कि मंडल, एक दूसरा मंडल हम क्रिएट करेंगे और यूथ उससे अट्रैक्टेड होगा, वो नहीं होगा। अब यूथ को भी पता है कि कितने गवर्नमेंट जॉब कितने अवेलेबल है, तो आपको रिजर्वेशन मिल भी जाएगा, जॉब्स कहाँ है गवर्नमेंट में। जी जी। तो अब जॉब्स क्रिएशन कैसे होगा, वो उनको अपना विजन दो ना आप, कि ठीक है आप कह रहे हो कि मोदी सरकार ने जॉब नहीं दिया, तो आप बताओ कि आप कैसे करोगे, तब वो कन्विंस होंगे ना। आप रिजर्वेशन की बात करें कि यूपीए के टाइम में अगर आपको याद हो, रामविलास पासवान हुआ करते थे मंत्री, और वो बहुत हल्ला करते थे कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया, लेकिन पासवान जी अपना रहे, उनकी पूरी मंत्री रहे, उसके बाद बात ही खत्म हो गई। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया उस समय रिजर्वेशन पे जी। तो अब कैसे अपने आप स्ट्राइक करना होता है ना, कि लोगों से आप, लोग कैसे आपको करेंगे, लोगों की किस मुद्दे पर आप बोल रहे हो। कास्ट सेंसस से बोले वो नहीं मानेंगे, आप उनको समझा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रहा है। अब ये लोगों को समझाना कि इंस्टीट्यूशन सारा हमारा कंप्रोमाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन मुद्दों पे लोग वोट नहीं देते। और खास करके तब कि इंस्टीट्यूशन इस जब भी रही, आपकी सरकार भी रही इतने सालों तक, हमने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं, इंस्टीट्यूशन तो कंप्रोमाइज कांग्रेस गवर्नमेंट में भी काफ़ी रही है पास्ट में। तो लोग कैसे, आप लोगों को कन्विंस करोगे कि हम इंस्टीट्यूशन को जो है सो हम प्रोटेक्ट करते हैं और ये सरकार खराब कर दी है। आपके समय भी कई कई कांड हुआ है। मुद्दे पार्लियामेंट में जो चलता है, सपोज अगर आईआईएम बिल आया, अमेंडमेंट बिल आया, उसमें अब उसमें है कि अब सारा पावर ले रही है आईआईएम की सरकार, आप बोलो इस पे एजिटेशन करो, आप लोगों के बीच में जाओ, जो जो मुद्दे उनको मैटर करते हैं उस पर आप नहीं बोल के पूरा एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। जनता आइडियोलॉजी पे वोट नहीं करेगी। लव वर्सेज हेट्रेड का जो आप नैरेटिव दे रहे हैं, ठीक है, एक सेक्शन शायद आपके साथ हो जो पहले भी था, लेकिन इस पे जनता से एक्सपेक्ट करना कि वो आपको वोट दे बिकॉज आप आइडियोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं, ये गलत रणनीति है। इनको, ये लोग कांग्रेस में बैठ के सोचते नहीं है कि मुद्दों पे कैसे जाए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपने बात की, अब उसमें कहते अच्छा हमने पहले कहा था ये करप्शन है वो करप्शन, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपने भी तो खरीदा, रूलिंग पार्टी ने ज्यादा खरीदा होगा, लेकिन आपके भी बहुत सारे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स जी। तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करते, आप नहीं लेते इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। तो ये रवैया जो है ना, थोड़ा सा इससे लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। कांग्रेस को मेरे ख्याल से अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा जी। डीके, अगला सवाल सिद्धांत मोदी का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सवाल है इनका। बोल रहे हैं क्या अब चुनावी बॉन्ड खत्म हो जाने के बाद राजनीतिक फंडिंग फिर से काले धन के जरिए होने लगेगी? राजनीतिक फंडिंग का भविष्य क्या है? क्या बॉन्ड खत्म करना महज एक कानूनी बदलाव है या इसका जमीनी स्तर पर भी कोई सकारात्मक असर होगा? देखिए, काले धन का पॉलिटिक्स में रोल चला जाएगा इतना, तो ये बहुत आदर्श होने वाली बातें करनी है, वो तो नहीं होने वाला जी जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अभी तक तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं। अब कुछ दिनों में बात आएगी, अब जो कंपनीज का देखें, किसी कंपनी ने 10 करोड़ दिया है, 10 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ पिछले सपोज 2-3 साल में, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने उसका इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। ये कौन लोग हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ऐसा नहीं है काला धन खत्म होने वाला था जी। तो वो तो रहेगा। बॉन्ड का प्रॉब्लम क्या था कि आपने जब एसबीआई से लिया, हम पता है इसकी सरकार को पता चल जाएगा, तो किसने खरीदा बॉन्ड, किसको बेचा? एक कोई कंपनी हो जिसने कि दे दिया, सपोज कांग्रेस को दे दिया, लेफ्ट को दे दिया पैसा, सरकार को तो पता चल जाएगा और वो उस कंपनी के पीछे पड़ सकती है, लेकिन अपोजिशन को पता नहीं चलेगा कौन कंपनी आपको दे रही है। या जनता में एक जो पारदर्शिता आनी चाहिए कि कंपनी दे, कॉर्पोरेट फंडिंग करो, मतलब कंपनीज को देना चाहिए, क्यों नहीं, मतलब दो। अगर आप स्टेट फंडिंग नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज ही पैसे देगी, इंडिविजुअल्स देंगे, कंपनीज देंगे, लेकिन उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, जनता को पता होना चाहिए कि इस कंपनी ने इस पार्टी को दिया, जनता फिर तय करे कि क्या हो रहा है उसमें। जी जी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू वो है, खत्म हो जाने के बाद भी वैसे ही कॉर्पोरेट फंडिंग तो चलती ही रहेगी, बट सवाल केवल ट्रांसपेरेंसी का है जी। अगले 2 सवाल वन नेशन वन इलेक्शन पे हैं डीके, दोनों को मैं साथ में आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला यूज़र नेम इनका है एपी, ये बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को लेकर लॉन्ग गेम में है और 2029 के चुनाव में इसका इस्तेमाल करना चाहती है? जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करती है और अगर सरकार इसे लागू करने का फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट प्रॉबेबली इसके साथ क्या करेगा? क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ने वाला है? दूसरा सवाल हमारे सब्सक्राइबर का है, सागर अग्रवाल का। वो पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि मैं
एक राष्ट्र एक चुनाव को संदेह की नज़र से देखता हूँ। अतीत में भाजपा के एक्शंस के कारण जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। वो बोल रहे हैं हाल ही में हमारे सामने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और नियुक्ति, चुनावी बॉन्ड मुद्दे और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए नाटक को लेकर विवाद रहे हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर? चलिए, मैं थोड़ा सा विस्तार में इसका, जस्ट प्लीज बेयर विद मी, मैं थोड़ा विस्तार में इसको बताना चाहूँगा कि पूरा मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि ये जो पूरा एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चली, क्या दोनों साइड का, अपोजिशन का, रूलिंग साइड का क्या पोजीशन है, फिर मैं उसमें अपना जो होगा मैं बोलना चाहूँगा, फिर हमारा एडिटोरियल पोजीशन क्या, फिर कोर्ट पे आएंगे हम। मेन जो सरकार का आर्गूमेंट है या रूलिंग पार्टी का आर्गूमेंट है, जो फेवर करते हैं इसको, उनका कहना है कि बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं इस पर। अलग अलग समय में चुनाव होता है, बहुत रुपए खर्च होते हैं, एक साथ होगा तो कम रुपए खर्च होंगे उसमें। दूसरा उसमें मुद्दा आता है कि चुनाव के कारण लगातार जो है सो लोग, सरकार का गवर्नेंस का टाइम नहीं मिलता उनको। अच्छा। प्लस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, तो फिर उसमें जो है सो गवर्नेंस रुक जाती है जी। और चुनाव के पहले जो है सो लोग फ्रीबीज देना शुरू करते हैं, तो उसे स्टेबिलिटी जो एक पॉलिसी में जो है नहीं आ पाती है। मेन ये दो आर्गूमेंट लेके चल रहे हैं। ये उसमें मैं पहले आऊँगा, ये जो फेवर में है एक राष्ट्र एक चुनाव के, उस पर मैं आऊँगा। जैसे ये कह रहे हैं खर्चे की बात हो रही है, तो उस पर अभी भी मैं इनका रामनाथ कोविंद जी का जो पैनल है उसका मैं रिपोर्ट देख रहा था। फिर से मैं यही देखना चाहता हूँ कितना बचेगा हमारा खर्चा, कहीं नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी डिसाइड करेगी, वो बताएगी कितना खर्चा बचेगा। अब जब पता ही नहीं है कितना खर्चा बचेगा और हम लगातार बोले जा रहे हैं कि हम खर्च कम कर रहे हैं, खर्च होगा कम, लेकिन कितना वो पता चले, तो वो डेटा हमारे पास नहीं है। तो मैं फिर इसके पहले मैंने पॉलिटिकली करेक्ट में एक शो किया था इस पर, तो उसका कुछ डेटा जो मैंने यूज़ किया था, जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में जी। अब 2015 में एक बार इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया था कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो अगर दोनों सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 4500 करोड़। वो 2015 का ईसी का एक पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया हुआ था। 2017 में एक डिस्कशन पेपर था नीति आयोग का, उसमें ये कहते हैं कि 2014 में लोकसभा में करीब 1175 या इस तरह कुछ खर्च हुआ, जो कि 2014 में 3800 और 3900 करोड़ के आसपास चला गया। डिस्कशन पेपर का था कि देखो 2 चुनाव में ही अगर 3 गुना से ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं कहता अगर चलिए ठीक है, 2014 में अगर 3870 करोड़ खर्च हुए और उसके 1-2 साल पहले इलेक्शन कमीशन का अनुमान है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, एक साथ होगा, तो 4500 करोड़ खर्च होंगे। तो अगर लोकसभा खर्च हम इसमें हटा दें तो क्या 700-800 करोड़ आप सेव करेंगे अगर साथ साथ हुआ तो जी। अब उस 700-800 करोड़ को एक वो है। दूसरा उसमें फिर एक इलेक्शन कमीशन का है, इन्होंने एक जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ था कि अगर हम एक साथ चुनाव करवाना चाहते हैं, अच्छा बात 2014 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 2019 का डेटा नहीं है। उसमें एक मैं देख रहा था अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट की, 5500 करोड़ टाइप का कुछ खर्च हुआ था 2019 में। अच्छा। चलिए वो चलता रहता है, लेकिन 2014 का इसलिए मैंने डिफरेंस लिया क्योंकि लोकसभा का इतना खर्च, साइमल्टेनियस इलेक्शन में इतना खर्च, तो बेसिकली आप बचा रहे हैं मतलब 700-800 करोड़। दूसरा उसमें इलेक्शन कमीशन जो कह रही है, दूसरे कुछ पुराना ही है, वो भी 8-10 साल पुराना उनका एक ये है प्रेजेंटेशन। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना होगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो खरीदने होंगे और वो पेपर ट्रेल का जो खरीदना होगा, वो जो एडिशनल लगाना होगा, उसमें करीब 8000 और 8000 करोड़ खर्च होंगे एडिशनल हमको ईवीएम और वीवीपैट में। अब देखिए ईवीएम ऐसा तो नहीं है कि एक बार खरीद लिया तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ईवीएम का लाइफ होता है 15 साल, तो 15 साल में को फिर से खरीदना पड़ेगा। समहाउ ये जो है ना एक्सपेंडिचर बच जाएगा। आई एम श्योर कुछ तो बचेगा कि अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो कुछ बचेगा, लेकिन हमें जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि दिख ही नहीं रहा कहाँ बच रहा है। कम से कम रामनाथ कोविंद की जो कमेटी और समिति थी, उनको थोड़ा सा डिटेल में जनता को समझाना चाहिए कि इतना एस्टिमेट होगा, इतना लगा। आप कह रहे हैं कि बाद में गवर्नमेंट एजेंसी जो है सो बताएगी हम क्या सेव करेंगे, तो पहले वो तो बताओ कि हम कितना सेव करने वाले हैं जी। वो वही 200-400-500 करोड़ करने वाले हैं या 800 करोड़ करने वाले हैं, 1000 करोड़ करने वाले हैं, वो बता दो। वो पहला मुद्दा है खर्च पे। दूसरा मुद्दा जो सपोर्ट कर रहे हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव को, वो कह रहे हैं कि जो इससे सरकार मतलब गवर्नेंस जो है अब
जिस तरह से आप चलान सरकार वो बाधित होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा होता है, तो उसका भी दूसरा तरीका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई जरूरी नहीं है कि एक तो एमसीसी खत्म कर दो, कुछ रखो कुछ खत्म कर दो, पॉलिसी डिसीजन में आप क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहा जाता है कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना हो तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि इसका कोई चुनाव पर असर नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन आपको अलाउ कर देगी। आप एमसीसी का जो पीरियड होता है उसको आप कम कर सकते हैं या ख़त्म ही कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। एमसीसी में आपने देखा छत्तीसगढ़ में इस पर चुनाव चल रहा था, अब मोदी जी गए वहाँ, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा फूड, ये जो फ्री फूड ग्रेन्स जो हैं जी, वो अगला 5 साल तक हम बढ़ा रहे हैं। अब चुनाव वाले स्टेट से आप करें, नेशनल डिसीजन लिया, मतलब एक सारे देश के लिए था, लेकिन चुनाव वाले स्टेट से आए कह रहे हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन आप नहीं ले सकते, मतलब आप चेंज कर लो, एमसीसी चेंज कर दो, इस तरह के आप रिफॉर्म्स कर लो कि आप सरकार सीधे नहीं बैठ जाएगी। हाँ, आप ये कह सकते सारे बिजी हो जाते हैं इलेक्शन में जी। अब बिजी होने के लिए कौन कहता है। अब अभी तो मोदी जी हैं, चलिए उनको बीजेपी की जरूरत पड़ती है, उनका विधानसभा हो लोकसभा हो छोटा छोटा चुनाव होता है उसमें भी बीजेपी को जरूरत पड़ जाती है मोदी जी की, लेकिन हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जाओ ही चुनाव करने के लिए। उसमें जो एडिटोरियल पोजीशन की जो मैं बात कर दूँ, प्रिंट का एडिटोरियल पोजीशन जो है कि ठीक है, ये सारी बातें एक हद तक कहीं ना कहीं मेरिट है डिमेरिट है, आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो है कि जो लोगों को मौका मिलता है, देखिए 5 साल के लिए आप चले जाएंगे, मैं वोटर हूं, मैं भी सिटीजन हूं, आप भी सिटीजन है, 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या है कि चलो लोकसभा चुनाव हो गया, कोई भी पार्टी आ गई, उसके बाद अगला फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो सेंटर में भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनको हमेशा अलर्ट रहना होगा कि आप ऐसा कुछ गलत निर्णय नहीं करोगे फिर आपको विधानसभा में पनिश कर देंगे। ये जो लॉक इन पीरियड जनता का क्या है कि हम लगातार आपको हम सिग्नल करें कि हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर डिमोनिटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ 2016 में, लोगों को परेशानी थी। 2017 में फिर से फरवरी मार्च में जाके यूपी में इलेक्शन था, उत्तराखंड में इलेक्शन था, तब उसके बाद सरकार को अचानक जंप करके वो कहना पड़ा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लोगों के पास जाना पड़ा, ठीक करना पड़ा, बिकॉज उस चुनाव से डर रहे थे। जीएसटी का वैसे ही हुआ, जब जीएसटी कंप्लेन आना शुरू हुआ, फिर गुजरात में इलेक्शन है जी। फिर आप भाग के फिर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी डर रहना चाहिए हमारे नेताओं में, हमारे जो रूलिंग पार्टी जो रूलर्स हैं, हमारे रूलर्स उनको नहीं कहे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, कि भाई ऐसा नहीं कि 5 साल तक आपको मिल गया, आप कार्ट ब्लांच से थोड़ा आप कुछ भी कर लो, उसके बाद 5 साल के बाद देखेंगे। तो एक जनता के पास वो एक हथियार होना चाहिए, जब तब आपको अच्छा आपने ये किया, हम 6 महीना बाद इस इलेक्शन में आपको हम हिसाब चुकाएंगे, 1 साल बाद इसमें चुनाव। ये जनता के अधिकार वाली बात है जी। हमें अपना अधिकार होना चाहिए कि हम जब भी चाहें इनको दिखा दें कि आप गलत कह रहे हो। अदरवाइज आप कैसे अपने डिसेंट कैसे दिखाओगे आप कि हम लाइक नहीं कर रहे हैं, 5 साल तक बैठ जाएंगे वो जाके जी। तो वो हमारा एक एडिटोरियल पोजीशन है कि ये चलिए पैसा खर्चा, गवर्नेंस में इम्पैक्ट, इसका आप मेरिट डिमेरिट दोनों साइड से आप उसका देख सकते हैं, लेकिन जनता का ये अधिकार जो है उनको सबक सिखाने का, वो 5 साल के लिए लॉक क्यों हो जाए। वो जो उन्होंने जो दूसरा सवाल किया जो बीजेपी का था कि बीजेपी में शक है, ये है वो है, देखिए वो फिर अपोजिशन का, देखिए अब इस पर मैं अपोजिशन पे की बात करूंगा, एक राष्ट्र एक चुनाव जो अपोज कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा डर क्या है कि मोदी जी हैं तो अगर सब एक साथ चुनाव हो जाएगा तो फिर वो सारा ही जीत लेंगे, सेंटर भी जीत लेंगे, सारे स्टेट्स भी जीत लेंगे, हमारा क्या होगा। अब थोड़ी सी सच्चाई है उसमें, थोड़ा सा भय है। पहला सच्चाई इसमें ये कहूँगा, क्योंकि मैं कोविंद जी के पैनल का ही रिपोर्ट देख रहा था, उसी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि CSDS जो थिंक टैंक है और ADR का उन्होंने एक आर्टिकल कोट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने स्टडी में बताया था कि 1989 से लेके 1989 से लेके अब तक जो है करीब 31 जगह पे स्टेट्स में साथ चुनाव हुए। अच्छा, लोकसभा भी और असेंबली भी 31 टाइम्स, उसमें वो करीब 31 टाइम्स साथ हुए स्टेट्स में। उसमें 24 बार जो है सो कि मेजर जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं बड़े बड़े, उनका जो वोट शेयर, लोकसभा में भी उतने ही लोगों ने वोट दिया, असेंबली में भी उतने ही लोगों ने वोट दिया। अच्छा, तो उसमें पैटर्न उसमें दिखता है। और केवल 7 बार हुआ 31 में कि 7 बार में कि लोगों ने लोकसभा में उस पार्टी को कुछ अलग वोट दिए जी, और असेंबली में अलग दिए। और वो 7 में भी 3 बार तो तमिलनाडु में हुआ,
1989 में, 91 में, 96 में, एक बार आंध्रा में हुआ 2014 में। मतलब सारे सदर्न स्टेट जहाँ की मतलब अभी अपोजिशन के हिसाब से देखें तो वहाँ बीजेपी भी नहीं है उस तरह से, तो वहाँ पे फिर होता रहा। एक हरियाणा में हुआ 96 में कि फिर लोगों ने अलग अलग तरह से वोट दिया। लेकिन अगर ये पैटर्न देखेंगे तो ये है कि 31 टाइम्स अगर हुआ है 1989 के बाद साथ साथ इलेक्शन स्टेट्स में, तो जो मेजर पार्टीज है उनको साथ साथ मिलता है, उसी तरह का वोट मिलता है उसमें। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये देखिए, और इस पर और स्टडी की जरूरत है। ये तो एक छोटा सा आपने लिया है कि होता है नहीं होता है, बिकॉज उसमें फिर पैनल ने कोट किया, काउंटर उसका किया है कि दिल्ली में देखो 2014 में जो है सो हमने 7 सीट जीत ली, 2015 में स्वीप कर गए। तो अलग अलग होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 14-15 एक ही टाइम हुआ, लेकिन लोगों ने अलग अलग वोट दिया है। उड़ीसा में भी आप देखते हैं, उड़ीसा तो साथ साथ होता है, वोट से बीजेपी के वहाँ अलग होगा जी। तो ये स्टडी की जरूरत है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो डर है अपोजिशन का, अब अपोजिशन देखिए क्या करिए, एक राष्ट्र किसको ये कह रही है कि ये डिक्टेटरशिप चला जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये मतलब कि एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं वाली बात होगी। ये जो भय है ये मेरे ख्याल से अनरीजनेबल है, ये डिस्कशन कर इन्होंने सोचा नहीं है उस पर। अरे 2029 से अगर ये लागू होगा, मान लिया 2029 से लागू होगा जी, उस समय तक मोदी जी का 15 साल पूरा हो चुका होगा। 15 साल पूरा हो चुका होगा। एक तो उस तरह का वो वेव जो होगा शायद कम जाए, और शायद तब तक वो अगला टर्म के लिए वो नहीं आए जी। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी हैं आ भी सकते हैं, उस समय 78 के रहेंगे करीब, 78-79, तो 5 साल और कर ही सकते हैं वो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपकी भी तो बारी आएगी। मोदी जी ठीक है, मोदी जी का आपको लगता है कि पूरा देश ही स्वीप कर लेंगे, लेकिन कितना दिन तक? 2029 के बाद से फिर तो बीजेपी में बाकी नेता आएंगे, आप भी आओ ना उस तरह से होगा। हो सकता है कि अगर एंटी बीजेपी वेव शुरू हो जाए तो शायद आप भी पूरा देश स्वीप कर लो। जी जी। तो ये बेवजह का डर है, तो ये मुद्दा ही गलत उठा रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए, इनको जाके जनता को बोलना चाहिए कि भाई आप तैयार हो कि 5 साल तक हम पंचायत से लेके, म्यूनिसिपैलिटी से लेके, असेंबली से लेके लोकसभा तक जी। आप बस चुपचाप देखते रहो, जो भी करते हैं आप पनिश नहीं कर सकते। तो आप ऐसे जाओ जनता को समझाने के लिए। ये बेवजह का भय कि ये जो है चुनाव नहीं करवाना चाहते, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, उसका मेरे ख्याल से वो मतलब सही नजरिया नहीं है। जी जी। डीके ने जो पॉलिटिकली करेक्ट के उनके एपिसोड की बात की, उस एपिसोड की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी। डीके, अगला सवाल आ रहा है आदित्य का। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार सदर्न राज्यों में जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लगातार दौरे से बीजेपी के वोट शेयर पर कोई असर पड़ेगा, या क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात को देखते हुए कि इनमें से कुछ राज्यों में भाजपा का स्थानीय नेतृत्व या लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर है, जैसे कि केरला में? केरला में नेतृत्व कमजोर है, सही बात है, लेकिन मोदी जी के जाने से जो एक बढ़ तो रहा है बीजेपी का फुटप्रिंट। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। एक हो सकता है जो नॉर्थ में उनका जो इम्पैक्ट हो उतना नहीं होता है, बट लोग काफी क्यूरियसली देख रहे हैं, उनका सपोर्ट बेस बढ़ता जा रहा है। जी जी। केरला में भी देखें, अभी जैसे 2-3 सीट है, जैसे केरला की उन्होंने बात की, त्रिशूर है, पत्तनमथिट्टा है, त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम है, इसमें बीजेपी का अच्छा स्टेक है। अब जीतेंगे कि नहीं सीट वो हमें नहीं पता जी, लेकिन बीजेपी का बढ़ेगा। तमिलनाडु में देखें आप, एआईएडीएम के साथ रहते तो कुछ दूसरी बात होती, लेकिन अभी भी अगर ये चले जाए, दिनकरन के साथ चले जाए या ओपीएस के साथ चले जाए, बेस बढ़ेगा, पक्का ही तमिलनाडु में बढ़ेगा। क्योंकि था तमिलनाडु में जैसे देखें एआईएडीएम का एक हिंदुत्व वोट जिसको कहते हैं ना, वो भी तमिलनाडु में करीब एस्टिमेट कर लीजिए कि 10-15%, 20%, तो 15%-20% कह सकते हैं जी जी। उसका असर होगा। इवन राम मंदिर का तमिलनाडु में काफ़ी रिएक्शन दिख रहा था, तो वोट बेस वहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा, बिकॉज अभी काफ़ी अब नीचे से जा रहा है। जी जी। तो ये कहना मुश्किल है। और लोग थोड़ा सा, जैसे तमिलनाडु की बात करें, लोग थोड़ा सा डिसइंटेंटेड भी, टूट भी रहे हैं कि ये द्रविडियन पॉलिटिक्स, ये जो सब नेशनलिज्म खेलते वो सब थक गए वो सब। उनको भी एक नए तरह का नैरेटिव, एक बहुत ही एस्पिरेशनल इंडिया की बात करें जो आए का देखता है, वो भी यूथ उधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री उस भाषा की बात करते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ तो रहा है। आंध्रा में, तेलंगाना में हमने देखा पिछली बार 4 लोकसभा सीट होगी, इस बार शायद बढ़ जाए, मतलब मैं कह नहीं सकता, बट नहीं नो, वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर है वो। तो साउथ में बेस तो बढ़ेगा, वो सही बात है। अब सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा
वोट शेयर कितना कन्वर्ट करता है सीट में, इस पे कहना मुश्किल है। जी चलिए, आज का आखिरी सवाल लूँगी। शिल्पा का सवाल है, वो पूछ रही हैं अब जब सीए रूल्स आ गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा चुनावों पर, और क्या हम एक बार फिर इस पर कोई विरोध प्रदर्शन देखेंगे? देखिए, थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हमने असम में देखा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जिसने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया होगा, अगर उसमें से किसी को मिल जाएगा सिटीजनशिप, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा। तो उसके बाद ढीला पड़ गया। वैसे भी उस तरह का प्रोटेस्ट जो पिछली बार देखने को मिला था वो नहीं है, इस बार कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बंगाल में देखिए, दूसरा सीए का मेन जो बंगाल में इनके लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि 2019 में इन्होंने सीए प्रॉमिस किया हुआ था। तो वहाँ मटुआ एक कम्युनिटी है। अच्छा। अब उनका नंबर तो देखिए 2001 में सेंसस में उनका लास्ट टाइम आया था मटुआज का, तो वो था करीब 32 लाख थे। राजवंशी भी हैं वहाँ, एक दूसरी दलित कम्युनिटी है, वो भी करीब 32 लाख के आसपास, लेकिन 2001 का है, तो एस्टिमेटेड फिगर है। अब एस्टिमेटेड, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं वो कहते हैं 1.2 करोड़ मटुआज हैं। अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, सेंसस तो हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है। तो और उनका मटुआज का राजवंशीज का उनका करीब 7-8 लोकसभा सीट पे एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है, तो इम्पैक्ट वहाँ तक होगा। अब उसका भी देखिए, थोड़ा माइक्रो में जाइएगा तो उसमें भी आता है। अब मटुआ जैसे बांग्लादेश से आए थे, अब उनके पास सब कुछ है, वोटिंग राइट भी है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है। बिकॉज अब ये भी बड़ा एक दूसरा है कि अब आप वोटिंग राइट है आपके पास में, लेकिन पासपोर्ट नहीं है जी। तो सीए से उनको लगेगा ऐसे चलो पासपोर्ट मिलेगा। अब राजवंशी हैं, वो भी हैं, उनमें से कुछ आए बांग्लादेश से, कुछ यहीं थे जो यहीं के लोकल हैं। अब उन दोनों सीए क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उसमें से एक एनआरसी ही मांग रहा है कि जो वहीं के हैं वो सोचते हैं कि जो बाहर से आए बाद में पार्टीशन के बाद, उनको जो कम से कम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं सीए नहीं एनआरसी लो, सीए तो छोड़ो। खैर जो भी हो, तो ये सीए का वो 7-8 सीट जो है कम से कम जी। अगर सीए रूल से नहीं करते नोटिफाई, तो बीजेपी को मुश्किल हो जाती है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था पिछले चुनाव में इस चक्कर में, तो करना ही तो था ही। तो इम्पैक्ट बेसिकली मैं ज़्यादा नहीं, मैं बंगाल में कहूँगा उसका इम्पैक्ट देखना है। देखिए, अब ममता बनर्जी भी एक दूसरा नैरेटिव दे रही है जी कि भाई अगर तुम जाओगे सीए के लिए अप्लाई करोगे, मतलब सिटीजनशिप के लिए, अगर नहीं मिलेगी तो तुमको डिटेंशन कैंप में रख देंगे कि तुम सिटीजन ही डिटेंशन कैंप में रख के फिर तुमको बाहर तो जा नहीं सकते, वापस भेज नहीं सकते, तुमको डिटेंशन कैंप पे रहोगे। वो भी डरा रही है अपने अपने तरीके से। तो पता नहीं उसका क्या असर होता है, बट एक लिमिटेड एरियाज में जो भी होना है वो होगा। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।